हाय फ्रेंड्स, सूर्य शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 4 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, समकोणीय समानांतर षटफलक या आयताकार घन। वैसे हम लोग यह देख चुके हैं कि आयताकार घन का एक और नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, घनाभ भी बोलते हैं। और वैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। यह सारी चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं कि आयताकार घन को ही घनाभ या इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट करके यह सवाल जरूर पूछा था कि सर, आयताकार घन को ये समकोणीय समानांतर षटफलक क्यों कहते हैं। तो आइए जल्दी से पहले हम लोग आज के क्लास में सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि आयताकार घन हो या घनाभ हो, उसको समकोणीय समानांतर षटफलक क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक घनाभ या आयताकार घन बनाते हैं। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। देखिए, आपको हम बता चुके हैं कि आयताकार घन जो होता है वह आयत सतहों से बना होता है। उसके सभी सतह या सभी तल जो होते हैं वो आयत ही होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक घनाभ बना लिए। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि इसका नाम भी लिख लेते हैं जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं या आयत घन, या कभी कभी आयताकार घन भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये क्या है, घनाभ है। अब देखते हैं क्या इसको समकोणीय समानांतर षटफलक क्यों कहते हैं। सबसे पहले बात को समझे, समकोणीय अर्थात समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता। तो देखिए, 90 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, ये घनाभ जो है इसके जितने भी सतह हैं, आपको कल हम एक उदाहरण भी दिखाए थे इस डब्बे का कि ये क्या है, घनाभ आकृति है। इसमें गौर से देखिए, इसके जो संगत तल हैं, सबसे पहले तो यह बताइए कि इसमें कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं, नहीं होते। अब ये तल है, ये तल है, ये तल है, ये और पीछे का तल है। अब समझिए संगत तल किसको कहते हैं। संगत तल मतलब होता है बगल का तल या जो तल एक दूसरे से कहीं ना कहीं सटा हुआ हो। जैसे ये तल और ये तल, ये दोनों क्या है, संगत तल है। ये इससे टच किया हुआ है ना, या उसके संपर्क में है। जैसे ये तल इसके साथ संगत में है, मतलब सटा हुआ है, लेकिन ये तल उसके साथ संगत में नहीं है। यही तल को कहेंगे ये तल का संगत तल ये है या इसके पीछे वाला है। तो गौर से समझें, संगत तल एक ऐसा घन जिसमें संगत तल क्या हो, 90 डिग्री पे हो। मेरे कहने का मतलब है यह तल और ये तल दोनों संगत तल है। दोनों के बीच में आप बता सकते हैं कितने डिग्री का कोण है। इसको थोड़ा हम हटा देते हैं। तो गौर से देखिए, क्या यह 90 डिग्री का कोण नहीं है जिसको समकोण बोलते हैं, नहीं बोलते। मेरे कहने का अर्थ यही है कि गौर से इसको देखें। जैसे यह तल, सामने वाला तल जो है और नीचे वाला तल दोनों क्या है, 90 डिग्री पे है। सामने का तल और इस बगल का तल दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, आप जानते हैं, समकोण कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस घन वस्तु में संगत तल, कौन सा तल, संगत तल। संगत तल का मतलब जानते हैं, बगल का तल क्या हो, 90 डिग्री पे हो, यानी समकोण हो। तो इस आकृति में है ना, बगल वाला सभी जो तल है सब एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है। यह तल इसके ऊपर 90 डिग्री पे है, ये दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का कोण है। सभी तल एक दूसरे पे क्या होते हैं, 90 डिग्री के ही कोण पे होते हैं। यानी ऐसी घन वस्तु जिसमें संगत तल जो हो, ऊपर का भी आप बना सकते हैं, चाहिए सभी कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी ऐसी घन वस्तु जिसमें संगत तल क्या हो, समकोण पे हो, 90 डिग्री पे हो। ठीक, दूसरा देखिए, यानी समकोण समझ गए, इसको समकोण क्यों बोलते हैं या समकोणीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका संगत तल जो होता है वह 90 डिग्री पे होता है। दूसरा ये समानांतर। समानांतर को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा कि विपरीत तल किसको कहते हैं। विपरीत तल किसको कहते हैं, तो यह तल और ठीक इसके उल्टे तरफ जो तल होता है उसको बोलते हैं विपरीत तल। जैसे अगर हम वास्तविक उदाहरण में देखें तो यह ऊपर का तल और यह इसके ठीक विपरीत का तल कौन सा है, नीचे का। तो ये ऊपर का तल, ये नीचे का तल। गौर से देखिए, ऊपर का तल और नीचे का तल के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। ये क्या है, एक दूसरे से समानांतर है, नहीं है। यानी हम क्या चीज़ देखें, दो चीज़ देखें।
ऐसी घन वस्तु जिसमें संगत तल क्या हो, 90 डिग्री पे हो, और विपरीत तल, कौन सा तल, विपरीत तल जो हो वो क्या हो, समानांतर हो। 0 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, समानांतर हो, समानांतर हो। ठीक है, तो यानी एक ऐसी घन वस्तु, दो चीज देखें, ऐसी घन वस्तु जिसमें संगत तल क्या हो, 90 डिग्री पे हो, और विपरीत तल को भी विपरीत तल, ये दोनों तल ले लीजिए, दोनों 90 डिग्री पे नहीं, सॉरी पैरेलल है, यानी समानांतर है, और ये दोनों विपरीत तल है, ये दोनों भी देखिए क्या है, समानांतर है। और षट का मतलब होता ही क्या है, षट का मतलब होता है 6, नहीं होता, षट का मतलब 6। फलक किसको कहते हैं, सतह को, यानी जिसमें सतहों की संख्या, यानी फलक यानी सतह या तल भी आप कह सकते हैं, जिसमें तल की संख्या कितनी हो, 6 हो, ऐसी ही घन वस्तु को क्या बोलते हैं, आयत घन या घना बोलते हैं। तो बताइए कि समकोणीय समानांतर षटफलक जो है, जिसकी परिभाषा यह है, ये सभी शर्तों को कौन सी आकृति पूरा करती है, तो यही आयत घन ही पूरा करती है, या जिसको घनाभ भी बोलते हैं, यही पूरा करती है। और घनाभ का ही एक विशिष्ट रूप आपको बताए थे, घन, यानी समकोणीय समानांतर षटफलक का उदाहरण क्या क्या है, घन है या घनाभ है। यही दो आकृति में क्या होते हैं, 6 फलक भी होते हैं। संगत तल जो होता है वो 90 डिग्री पे भी होता है, यानी समकोण भी होता है, और विपरीत तल क्या होते हैं, समानांतर भी होता है। और नहीं तो एक और उदाहरण लेते हैं, जिसमें देखिए हम एक और दूसरे प्रकार की घन वस्तु बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें देखिए सभी जो संगत तल जो होंगे वो देखिए 90 डिग्री पे नहीं होंगे। ये भी देखिए एक प्रकार का घन वस्तु है, लेकिन एक बात बताइए, क्या इसमें संगत तल, मतलब ये सामने वाला है या बगल वाला है, क्या ये दोनों 90 डिग्री पे है, नहीं है। ये दोनों क्या 90 डिग्री पे है, ये दोनों तल नहीं है, इसका मतलब ये समकोणीय नहीं है, यानी इस तरह की आकृति आपको नहीं पढ़नी है। समकोणीय समानांतर षटफलक का उदाहरण सिर्फ और सिर्फ क्या है, घनाभ है या घन है। यही घन और घनाभ जो है इन सभी शर्तों को पूरा करता है, ये 3 शर्तों को पूरा करता है, इसीलिए इसको समकोणीय समानांतर षटफलक भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि घनाभ या घन को समकोणीय समानांतर षटफलक क्यों कहते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपके एक्सरसाइज के आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। वैसे जो विद्यार्थी हमारे लेक्चर को आज पहली बार देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे क्या कि इसी पाठ का एक और पहले मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने घन और घनाभ से संबंधित सभी सूत्रों को बताया है। उस लेक्चर को आप जरूर देखें ताकि आपको सूत्र का आइडिया हो जाए कि कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग सवाल को हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में सवाल संख्या 3 को हल कर चुके थे, तो आइए जल्दी से हम लोग अगले सवाल 4 नंबर सवाल को जल्दी से हल करते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल आपको कहता क्या है कि एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होने से उस घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए कहा क्या गया है इस सवाल में, घनाकार घन। घनाकार घन का कहने का मतलब क्या होता है, सिर्फ घन जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या हो, बराबर हो। तो आइए जल्दी से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले चित्र बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक घन बनाते हैं। आपको पता है कि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम बना लिए क्या, एक घन बना लिए। और आपको यह भी पता है कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे ए अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया इसकी चौड़ाई, और ये क्या हो गया इसकी, इस घन की ऊंचाई। अब देखिए आपको कहा क्या गया था कि इसके एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं क्या, एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, 64 वर्ग मीटर। हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से 64 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमें एक बात बताइए कि आपको एक तल का क्षेत्रफल दिया गया, कोई भी, इसके तो सभी तल क्या होते हैं, समान होते हैं, सभी वर्ग होता है, सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये एक तल का आपको क्षेत्रफल दिया गया था, तो ये वाला तल ही मान लेते हैं। तो इस तल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे,
तो ये तो एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा गुना भुजा। अगर ई ए है तो ये भुजा भी क्या है? ए ही लंबाई का है। यानी आपको दिया क्या गया है? एक तल का क्षेत्रफल, तो एक तल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? ए गुना ए। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, एक तल का क्षेत्रफल कितना होता है? ए का वर्ग बराबर 64 वर्ग मीटर, ये दिया गया है। जिससे हम लोग को अब देखिए ए क्या है, आपको पता है ना, ए क्या है? भुजा है, नहीं? तो ए का मान कैसे निकलेगा? ए इधर वर्ग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। क्या? 8 मीटर। देखिए ए क्या है? आपका एक भुजा की लंबाई। तो देखिए आपको क्या आ गया? ए गो इस घन का एक भुजा की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। इसके बाद देखिए आपसे पूछा क्या गया था, तो बताइए उस घन का आयतन कितना होगा? अब जानते हैं ना घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन कैसे निकलता है? आयतन का सूत्र क्या होता है? ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो घन का आयतन ए क्यूब, तो ए का मान देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो 8 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो ये कितना आएगा? 8 का क्यूब कितना होता है? क्यूब कहने का मतलब 3 बार गुना करेंगे। 8 है 8 8 64, 64 512, 512 क्या? घन मीटर। यही क्या है? आपका आयतन है। और किसका आयतन? इस घन का आयतन है। और यही क्या है? कुल मिलाकर आपका सही जवाब। आइए बच्चे जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 5 को देखते हैं। देखिए सवाल संख्या 5 कहता क्या है? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा एवं 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया। यदि उसमें से कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा था? देखिए लंबाई लास्ट में पूछी गई है, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। इसका मतलब क्या है? सभी अलग अलग लंबाई का है। यानी इससे समझ में आता है कि वो जो तालाब है वो वास्तविकता में क्या है? घनाभ आकृति का ही तालाब खोदा गया था। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं? एक घनाभ आकृति बनाते हैं। घनाभ जानते हैं किससे बनता है? तो आयत से बनता है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है? अलग अलग नाप का होता है। यानी जो तालाब खोदा गया था घनाभ आकृति में खोदा गया था। तो हम लोग एक जल्दी से घनाभ बना लिए। इसमें अब देखिए आप जानते हैं इस भुजा को क्या बोलते हैं? ये इसकी क्या है? लंबाई है। ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। और ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। नहीं, अब देखिए ये सभी चीजें हम लोग लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले आप क्या लिखे कि आपको दिया क्या क्या है? प्रदत्त मान क्या क्या है? जल्दी से लिख लेते हैं प्रदत्त मान क्या क्या है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया था कि उस तालाब का, ये एक तालाब है, हमेशा याद रखें तालाब मतलब ये उसका तल हुआ, ऊपर से मिट्टी खोद के निकाल लिया। जैसे एक हौज बनाया जाता है, यानी इधर से ये खाली है, ये उसका जमीन का तल है। तो सबसे पहले क्या दिया गया था आपको कि इसकी चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं क्या दिया गया था? चौड़ाई आप जानते हैं बी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। चौड़ाई कितना दे दिया गया था आपको? 2 मीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से 2 मीटर। उसके बाद क्या कहा गया था कि 8 डेसीमीटर गहरा भी है। गहरा मतलब यहां से ये मान लेते इसी आकृति का अगर मेरा तालाब है तो गहरा क्या हुआ? इतना ही ना गहरा है। ये समझे बात को कि ये जो तालाब है ये उसका नीचे का तल है, ये मिट्टी है, यानी तालाब खोदा ऊपर से गया है, यानी ऊपर से। तो ये गहराई जो है वास्तविकता में गौर से देखिए ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। यानी आपको दिया क्या गया है? ऊंचाई भी दी गई है। तो जल्दी से लिख लेते हैं ऊंचाई को आप जानते हैं एच अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे दिया गया था आपको? 8 डेसीमीटर। जल्दी से लिख लेते हैं 8 डेसीमीटर। अब कहा क्या गया कि उससे जब काटा गया, तालाब को खोदा गया तो 240 घन मीटर मिट्टी निकली। यानी मिट्टी का आपको आयतन दे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है आपको? कितना दिया गया है? मिट्टी का आयतन 240। तो हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से मिट्टी का आयतन 240 घन मीटर। देखिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन ये डेसीमीटर में है। तो जल्दी से इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको 10 से भाग देंगे। तो अगर हम इसको 10 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल गया। तो ये कितना हो गया? 0.8। ठीक है। अब देखिए समझने योग्य बात है कि ये तालाब जो है इसमें मिट्टी काट के निकाला गया। तो ये सारी जो मिट्टी निकली 240 घन मीटर वो तो इसी के अंदर थी।
ये जब भरा हुआ था, तो जो मिट्टी निकली है वो वास्तविकता में क्या है, इस घनाभ की क्षमता, यानी ये सारी मिट्टी इसके अंदर थी, ये भरा हुआ था। और आप जानते हैं ना, जब भी क्षमता की बात होती है कि ये जो आपका घनाभ है इसके अंदर कितनी मिट्टी आएगी या कितना जल आएगा, वो क्या होती है वास्तविकता में, उसकी क्षमता होती है, यानी उसका आयतन होता है। यानी इनडायरेक्टली आपको क्या दिया गया है कि ये क्या है, इस घनाभ का आयतन है। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या, आयतन जो होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन, आयतन का सूत्र होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, नहीं होता। अब देखिए ये जो है घनाभ का आयतन जो है वो वास्तविकता में आपको दे दी गया, यही मिट्टी के आयतन के बराबर है, वही ना, घनाभ के अंदर सारी मिट्टी थी, तो यानी घनाभ का आयतन कितना आपको दिया गया है, 240 घन मीटर। देखिए लंबाई तो आपको पूछा ही गया था, वो भी चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो पूछा गया था कि हमको दे दिया सब कुछ था, लेकिन पूछा था क्या, लंबाई, लंबाई यानी L आपसे पूछा गया था कि ये मान बताइए, तो L तो हमको निकालना ही है। B देखिए आपको कितना दिया गया था, 2, H कितना था 0.8, तो L का मान कैसे निकलेगा, आप जानते हैं दोनों गुना में, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 240 बटा ये इधर आया तो नीचे आया, ये भी क्या आया, नीचे आया। देखिए वर्षन, अब देखिए 0.8 है, आप जानते हैं ना कि दशमलव के बाद एक अंक है, अगर ऊपर में हम 10 से गुना कर दें तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद चला जाएगा, यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर आप एक 0 बैठा दें, ये भी कह सकते हैं, और यहाँ से दशमलव हटा दें, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 8। देखिए 8 3 24, ये कट गया, 30 आया, नहीं कट गया। अब देखिए 2 से इसको काट देते हैं, ये कितना आया, 15, और 15 दाएं के 150, यानी लंबाई कितनी थी, 150 क्या, मीटर। यही देखिए क्या थी, उस तालाब की लंबाई जो आपसे पूछा गया था, यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, सवाल संख्या 6 को। सवाल संख्या 6 भी देखिए बहुत सुंदर सवाल है, इसीलिए जल्दी से उसको हल कर लेते हैं। कहा क्या गया है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए घन कहा गया है, सिर्फ क्या है, घन, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक घन बना लेते हैं। आप जानते हैं ना घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है। यह घन जो है वो हमेशा एक वर्ग वाले सतह से मिलकर बना होता है, तो हम लोग क्या किए, एक घन बना लेते हैं जल्दी से। फिर मान लेते हैं क्या, इसके भुजाओं को आप जानते हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी को ए अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सब की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसी आकृति को क्या कहते हैं, ये क्या है आपका घन है, ठीक है। अब देखिए कहा क्या गया है, इस घन की विकर्ण की लंबाई दे दी गई है। विकर्ण किसको कहते हैं, जो आप जानते हैं जो विपरीत शीर्ष बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, इसी को क्या कहते हैं, ये क्या है, इस घन का विकर्ण है जो आपको दे दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या गया, विकर्ण की लंबाई, तो हम लोग भी लिख लेते हैं क्या, विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, विकर्ण की लंबाई, जल्दी से, विकर्ण की लंबाई आपको दे दी गई थी 4√3 मीटर था कि सेंटीमीटर था, आपका मीटर में था, 4 सेंटीमीटर में था, ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर। अब आपको यह तो पता है ना कि एक घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, अगर उसकी भुजा a है तो उसका विकर्ण हमेशा क्या होता है, उसका √3 गुना, यानी ये हमेशा कितना होगा, √3 a होगा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं, विकर्ण की लंबाई होता कितना, अगर भुजा a है तो उसके विकर्ण की लंबाई हमेशा कितनी होती है, √3a बराबर 4√3। अब देखिए a कैसे निकलेगा, तो 4√3, ये √3 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये दोनों देखिए खत्म हो गया, यानी एक का मान कितना आया, ए का मान आपको 4 सेंटीमीटर। यही वास्तविकता में क्या है, भुजा है, किसका, इस घन के एक भुजा की लंबाई आपको कितनी आई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया था कि
√3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालिए। अब करना क्या है, सिर्फ घन के समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल किसका, एक काम करें यहाँ ये भी लिख दे, घन का। घन का समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है, 6a²। देखिए जिन बच्चों को सूत्र याद ना हो उनसे सलाह देंगे कि वो हमारे पिछले क्लास के वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब करना क्या है, सिर्फ a का देखिए हम मान निकाल चुके हैं जल्दी से। a का मान कितना है, 4, तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ बैठा देंगे, इसका वर्ग। अब देखिए 6, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौके 16, तो 16 छक कितना आया, 96। 96 क्या, वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी से आप लिख लें, यही क्या है आपका सही जवाब है। बस लास्ट में एक लाइन और लिख दें कि घन का, जल्दी से, घन का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है, तो 96 वर्ग सेंटीमीटर। यही देखिए कुल मिलाकर क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 भी देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए सवाल संख्या 7 कहा क्या गया है कि किसी घन की भुजा की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए आपके लिए हम पहले ही एक घन बना के रखे हैं। देखिए घन है तो इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो आपको पता है ना, बराबर है, और सबकी भुजा की लंबाई क्या होती है, a ही मानते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा क्या गया है उस पर गौर करें। आपको कहा क्या गया कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग है आपको दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो भुजाओं का योग आपको दिया कितना गया है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब समझने योग्य बात है कि आपको पता है ना कि एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 12 गो भुजा होता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये एगो भुजा, ये एगो भुजा, एगो भुजा। देखिए नीचे 1 2 3 4, नीचे 4, 1 2 3 4, ऊपर 4, और ये 4 गो खड़ा, यानी कुल मिलाकर 12 गो भुजा होता है। तो 12 गो भुजा होता है, एगो भुजा को हम क्या मानते हैं, a मानते हैं। तो कुल भुजाओं का योग होगा कितना, 12a। तो सिर्फ जल्दी से लिख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं भुजाओं का योग होगा कितना, 12a होता है बराबर 60। तो a का मान कितना आएगा, 60/12। देखिए 12 पचे 60 कट गया, यानी एगो भुजा का लंबाई कितना है आपको, 5 सेंटीमीटर। नहीं आ गया, ये a क्या है, एगो भुजा। ठीक है, एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो जल्दी से आपको कहा गया है कि होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालिए। तुरंत निकाल दीजिए, लिख दीजिए एक लाइन, घन का समग्र तल का क्षेत्रफल होता कितना है, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र होता कितना है, 6a²। 6 हम यहाँ लिख देते हैं, a का मान हम अभी ही निकाले 5, तो लिख देते हैं 5 का वर्ग। आप जानते हैं 5 का वर्ग होता कितना है, 25। तो 25 छक कितना आया, 150। 150 क्या, ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो यही क्या है आपका जवाब है। बस एक लाइन बस लास्ट में और लिख दें आप कि घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। यही देखिए क्या है आपके इस प्रश्न का सही जवाब। तो बच्चों आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप आगे के प्रश्नों को बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, और यदि कोई सवाल आपसे न बने तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।
तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम घर में ज़रूर रहें ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।